आई एम डॉक्टर पीपी पाटीदार, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कालरा, ट्रेजरर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चों में एंडोक्राइनोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे शरीर में कई प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, वो शरीर के विकास के लिए और शरीर के डेवलपमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और स्कूल टीचर्स को इसके बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए। सो वेलकम डॉक्टर कालरा सर। सो सर, आप बताएं कि इन एंडोक्राइनोलॉजी की स्कूल के अंदर बच्चों को हम ऐसा क्या बताएं, उनको क्या सिखाएं कि वो उनके शारीरिक विकास और मानसिक विकास और हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हो, और ग्रंथियां कौन कौन सी होती है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। जो हमारा सब्जेक्ट है एंडोक्राइनोलॉजी, ये लाइफ का सब्जेक्ट है। हमारी ज़िंदगी एंडोक्रिनोलॉजी या हार्मोन्स के बगैर नहीं रह सकती। तो जब हम एंडोक्रिनोलॉजी को देखते हैं, दिस इज़ द सब्जेक्ट, दिस इज़ द साइंस विच मेक्स अस सर्वाइव एंड थ्राइव। हम जिंदा इस पे हैं और हमारी ग्रोथ इस पे है। एंडोक्रिनोलॉजी इज़ ऑल्सो द सब्जेक्ट विच मेक्स अस ग्रो एंड ग्लो। हम बड़े होते हैं इससे, और हमारे चेहरे की जो रौनक है, जो नूर है, वो हार्मोन से आता है। इसके लिए अलग अलग ग्रंथियां हैं शरीर में। दिमाग में एक ग्रंथि है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है। ये ऐसे हार्मोन्स निकालता है जो शरीर की बाकी ग्रंथियों पे काम करता है, और फिर ये ग्रंथियां विकसित होती हैं, काम करती हैं और हमारी ग्रोथ बढ़ाती हैं। बच्चों में बहुत ज़रूरी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से काम करे, क्योंकि अगर ये मैसेजेस नहीं भेजेगा बाकी बॉडी को, बाकी शरीर को, तो हमारा शरीर नहीं बड़ा होगा। पर अकेले मास्टर ग्लैंड भी काम नहीं कर सकता। आप देखें, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल मैडम की, टीचर सर की ज़रूरत है, आवश्यकता है, मगर पढ़ाई तो आखिर में बच्चे ने करनी है। एग्ज़ाम जो है वो हम बच्चों ने पास करने हैं। तो इसलिए और बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं। गले में 2 ग्रंथियाँ हैं, एक थायराइड और 4 पैराथायराइड। थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन निकलते हैं। ये भी हमारे दिमाग को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर को बढ़ाते हैं। पैराथायराइड ग्रंथियाँ बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखती हैं। इससे हमारी हड्डियों को और मांसपेशियों को ताकत मिलती है। थोड़ा सा और नीचे जाएं तो पेट में एक ग्रंथि है पैंक्रियास। इससे हमारी शुगर नियंत्रण में रहती है, कंट्रोल में रहती है, और हमारा बाकी शरीर, हमारा लिवर, हमारी मांसपेशियाँ ये जुड़ी हुई हैं। और ग्रंथियाँ हैं एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड्स, ये ऐसे ग्लैंड्स या ग्रंथियाँ हैं जो हमें फाइट, फ्लाइट, फ्राइट हार्मोन बनाने में मदद देती हैं। तो यदि आपके सामने कोई विडंबना आ गई, कोई चुनौती आ गई, आप उसका सामना कैसे करते हैं, उससे लड़ाई कैसे करते हैं। जैसे मान लो कल को हिंदी का एग्ज़ाम है। अब हिंदी में मेरा हाथ बड़ा तंग है, सेकंड क्लास में मैं उड़ भी गया था, और फिर से मैंने पढ़ाई की, थर्ड क्लास में पास हो गया। ये एड्रेनल ग्लैंड से होता है कि चलो जी, चुनौती आई है, आगे पास करते हैं। और आप मेरा सीक्रेट मत बताना किसी को प्लीज़, सेकंड क्लास वाला हिंदी वाला। और ग्रंथियां हैं गोनैड्स। लड़कियों में ओवरीज और लड़कों में टेस्टीज। इनके साथ हमारी ग्रोथ होती है, हम बड़े होते हैं। और जैसे लड़के बड़े होके आदमी बनते हैं, लड़कियां बड़ी होके महिलाएं बनती हैं। ये टेस्टीज और ओवरीज से होता है। मज़ेदार बात है कि ये सब ग्लैंड्स, ये सब ग्रंथियां आपस में भी बात करती हैं हार्मोन्स के ज़रिए। कैसे बात करती हैं? ये छोटे छोटे हार्मोन्स इजाद करती हैं, निकालती हैं, जो हमारे खून में घूमती हैं। और ये सब ग्रंथियां आपस में बात करती हैं। हर एक कोशिका, हर एक सेल के साथ इनका वार्तालाप रहता है। और अगर ये आपस में ठीक बात करती रहें, चर्चा करती रहें, तो हमारी सेहत बनी रहती है। वी आर एबल टू, डॉक्टर पाटीदार, वी आर एबल टू ग्रो एंड ग्लो। वी आर एबल टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन अ वेरी हेल्दी मैनर। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आजकल सर मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है। चाइल्डहुड ओबेसिटी एक ऐसा बन गया है कि हर बच्चा, हर दो में से एक बच्चा मोटापे का शिकार हो रहा है। क्या आपको लगता है इसका कारण हमारा खान पान है? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ को इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज बच्चे में मोटापा है तो कल को वो डायबिटीज़ बनेगा, कई प्रकार की विभिन्न जो मोटापे से रिलेटेड बीमारियां हैं वो सारी एडल्टहुड में आएगी। क्या आपको लगता है एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट इसके लिए कुछ जानकारी आप दे सकते हैं पेरेंट्स को, स्कूल टीचर्स को और बच्चों को, कि वो क्या अपने खान पान और लाइफस्टाइल में परिवर्तन करें जिससे वो मोटापे के शिकार नहीं हो? आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। मोटापा खुद भी एक बीमारी है। और जैसे आपने कहा, भारत का तकरीबन हर तीसरा बच्चा अब मोटापे का शिकार हो रहा है। खुद भी ये बीमारी है और ये बाकी बीमारियों की जड़ भी है। ऐसा कहा गया है कि कम से कम 225 230 ऐसी बीमारियां हैं जो डायरेक्टली, सीधे रास्ते मोटापे की वजह से हमें होती हैं।
मोटापे से लड़ना चाहिए और सबसे आसान तरीका है कि हम मोटापे से बच के रहें। और सबसे सही समय है जब हम किशोर अवस्था या बचपन की अवस्था में हों। तो स्कूलों में बहुत ज़रूरी है कि हम अपना लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली को सही रखें, खाना पीना सही खाएं, वर्जिश सही करें। तो बच्चों के लिए जो आपकी फ्रूट रिसेस होती है या फ्रूट ब्रेक होती है, ये एक तरीका है हेल्दी खाना खाने का। जो हमारी पीटी क्लास होती है, वो गप्पे मारने के लिए नहीं है, वो एक्चुअली एक्सरसाइज करने के लिए है। और हमारे जो साइंसदान हैं और जो एजुकेशन के लीडर्स हैं, जो जैसे प्रिंसिपल मैम, टीचर सर हैं, उन्होंने फ्रूट रिसेस और पीटी की क्लास इसलिए रखी ताकि हम मोटापे से बचे रहें। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी जो टेस्ट बड होती है वो बचपन में ही डेवलप होती है। एक इंडियन लड़के के सामने या आदमी के सामने अगर चाइनीज़ फूड चाइना से ला के खिलाया जाए तो उसको टेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो उसके उसी जगह का है जहाँ पर वो रहता है तो वो टेस्टी लगेगा। तो क्या टेस्ट बड का डेवलपमेंट चाइल्डहुड में होता है? क्या हम बच्चों को ऐसा खाना खिलाएं जो उसको उनको बाद में जाके रेस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़े? तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अगर मोटापा बचपन से ही सीड हो रहा है, बचपन से ही प्रारंभ हो रहा है, तो क्या हम खान पान और लाइफस्टाइल को बचपन से ही सुधार लें जो भविष्य में हमें ऐसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़े? ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है और साइंस ने ये ढूंढा है कि बचपन में ही नहीं, उससे पहले गर्भावस्था में हमारा टेस्ट बनता है। एक टेस्ट थ्योरी है और इसको ट्रांस जनरेशनल कर्मा या ट्रांस जनरेशनल थ्योरी ऑफ टेस्ट कहा जाता है। तो गर्भावस्था में जब माँ होती है, जिस खान पीन के बारे में वो सोचती हैं और जो खाना पीना वो एक्चुअली खाती हैं या पीती हैं, वही टेस्ट आगे बच्चे को मिलते हैं। वेरी नाइस। ये एम्पलीफाई होते हैं बचपन में। तो यदि प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में किसी ने खूब सारे छोले भटूरे खाए हों या खूब सारे गोलगप्पे खाए हों, बच्चे को भी उसका स्वाद लगता है। अच्छा। बचपन में जो भी आप बच्चे को खिलाएं, अब कई बार हमारे घरों में क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ, माँ का दूध पिलाने के बदले हम शहद चटाते हैं। उस टाइम तो अच्छा लगता है, पर बाद में जब वो बच्चा शहद खाता है और वो शहद बदल के शुगर में बदलता है, डायबिटीज़ में, तब अच्छा नहीं लगता। तो सिंपल चीज़ें, प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में सात्विक खाना पीना, सात्विक सोच, सात्विक विचार और व्यवहार। तो सात्विक विचार, व्यवहार, व्यंजन और व्यायाम, 4 व हो गए। और डॉक्टर पाटीदार अगर 5वां व जोड़ दें, वैद्य अनुपालन। वाह। जो भी आपके वैद्य कहें प्रेगनेंसी में, उसका पालन करें। जब बच्चा पैदा होता है फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम टीकाकरण करवाते हैं, बाकी चीज़ें वो सब तो सब मम्मी पापा ठीक तरीके से करवाते हैं। पर थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ ध्यान दें, जो आपके पीडियाट्रिक्स वाले डॉक्टर कह रहे हैं उसका एक्चुअली पालन करें। और जब हम खाना पीना बच्चे को भी देते हैं, वो भी सात्विक होना चाहिए। और बहुत आसान है डॉक्टर पाटीदार, कहना करना मुश्किल है, बट अगर हम इकट्ठे मिलके करें, और हमारे स्कूल बहुत मदद करते हैं इसमें। सात्विक, रिपीट करेंगे, सात्विक विचार, व्यवहार, सात्विक व्यंजन और व्यायाम, और सात्विक वैद्य अनुपालन। तो ऑटोमेटिकली बहुत सरल तरीके से हमें एक सात्विक जीवन मिलेगा। बड़े होके भी, किशोर अवस्था में आके या बड़ी उम्र में आके भी हम सात्विक रहेंगे। सर आप हमें एक बात बताएं कि जैसे एंडोक्राइनोलॉजी में कहा जाता है कि हार्मोन आपस में बात करते हैं, जैसे हारमोनियम वर्ड से, हारमोनियम जो होता है उसके आपस में कम्युनिकेशन होते हैं, वैसे ही हार्मोन एक दूसरे से बात करते हैं। तो इसकी स्कूल में क्या इंपॉर्टेंस है? क्या बच्चों के कम्युनिकेशन में हार्मोन जैसा कुछ सीखा जा सकता है? हार्मोन से हम कुछ सीख सकते हैं? इसके बारे में जानकारी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाटीदार, आपने ऐसा टॉपिक छेड़ा है एंडोक्रिनोलॉजी का, जिसमें बहुत ही रुचि मैं रखता हूँ, पर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। एंडोक्रिनोलॉजी के बगैर हमारा जीवन नहीं है। और जीवन कैसे चलता है? जब शरीर के सारे अंग आपस में एक दूसरे से बात करें और इकट्ठे मिलके चलें। तो ऐसा नहीं है कि टांगें अलग जा रही हैं और बाजुएं अलग, दिमाग अलग चल रहा है और दिल अलग। अगर ऐसा होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो जो हमारे अंग जो हैं या हमारी कोशिकाएं आपस में जो बात करते हैं, वो एंडोक्राइन हार्मोन्स या हार्मोन्स के ज़रिए करते हैं। हार्मोन्स ऐसे मैसेंजर हैं जो हमारे खून में जाते हैं और अलग अलग तरीके से बात करते हैं। 3 तरीके हैं। ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन मतलब एक ही सेल या एक ही कोशिका से हार्मोन निकला, उसी सेल पे उसने काम किया। पैराक्राइन, बाजू वाली सेल पे, जो बगल वाली सेल या कोशिका है, वहाँ तक मैसेज जाता है, संदेश जाता है और वो जवाब देता है। और तीसरा एंडोक्राइन, हार्मोन एक ग्रंथि में बना, मान लो दिमाग में, पर वो पहुंचा पैर तक, मांसपेशी तक, लिवर तक, और वहां जाके उसने अपना संदेश दिया और वहां से जवाब मिला। आपका सवाल था डॉक्टर पाटीदार कि इसका स्कूल में क्या फ़ायदा? यस यस।
जब हम ये समझ लें कि हमारी कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से है और दो तरफा है, तो ऑटोमेटिकली हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी में फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मान लो आप स्कूल में गए हैं और आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, आपको शर्म आ रही है, सामने वाले को भी शर्म आ रही है, आपने 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकाल दिए क्लास में, नई क्लास में, आपका कोई दोस्त नहीं बना, कोई सहेली नहीं बनी। फीडबैक कैसे आएगा जब तक आप रीच आउट नहीं करेंगे? तो हो सकता है सामने वाले दोस्त के, सामने वाले क्लासमेट के शर्माने वाले हार्मोन ज़्यादा हों, मे बी उनमें ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो, वो शर्मा रही हो, मे बी उनमें एड्रेनलिन की कमी हो, वो डरती हैं आपसे बात करते हुए। तो आप रीच आउट करें, एक स्माइल कर दें, मुस्कुरा दें और एक हेलो बोल दें। ज़्यादा से ज़्यादा जवाब नहीं मिलेगा। उसका जवाब क्या है? दोबारा से करें, कल दोबारा करें, परसों दोबारा करें और ऑटोमेटिकली ये कम्युनिकेशन चल पड़ेगा। ये हम एंडोक्रिनोलॉजी से सीखते हैं। डॉक्टर पाटीदार, हमने बात की स्माइल की, स्माइल भी अलग अलग तरह की होती है। अब देखो, एक तो ऐसे मुस्कुराना है, फड़ियल सा तरीका, पर एक होता है डुशेन स्माइल। डुशेन एक साइंटिस्ट थे, DUCHENNE। उन्होंने क्या खोजा कि जब आप आंखों से मुस्कुराते हैं, ऐसे मुंह के साथ भी और आंखों के साथ भी, मसल का नाम है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, इसको डुशेन स्माइल बोलते हैं। तो जब आप मुस्कुराएं तो डुशेन स्माइल दें। ये एक तरीका है कम्युनिकेशन का। अब मान लो कोई गुस्सा कर गया आप पे, मान लो मैडम ने गुस्सा कर दिया या किसी क्लासमेट ने गुस्सा किया आप पे, उसका जवाब क्या है? अगर आप गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो गुस्सा डबल होगा, 4 गुना होगा, सभी को नुकसान है। एंडोक्रिनोलॉजी हमें क्या सिखाती है कि अगर एक ग्रंथि ओवरहीट हो जाए, ज़्यादा काम करे, तो दूसरी ग्रंथि ठंडी पड़ जाती है। मान लो थायराइड ग्लैंड गर्म हो गया तो पिट्यूटरी ग्लैंड थम जाता है, ठंडक में आ जाता है ताकि बैलेंस बना रहे बॉडी का। तो ऐसे ही अगर कोई आप पे गुस्सा करे तो आप एक प्रैक्टिस करें, इसको हम बोलते हैं ग्लॉसो पैलेटल मैनूवर। ये उपनिषद से सीखा हमने। ग्लॉसो का मतलब आपकी ज़ुबान, पैलेट का मतलब आपका तालू। तो अगर कोई आप पे गुस्सा करे तो 10 सेकंड के लिए आप अपनी ज़ुबान अपने तालू पे रखें, जैसे अब मैं कर रहा हूँ। अब बोला नहीं जा रहा, इतने में ठंडक आ जाती है और गुस्से का जवाब आपने शांति से देना है। यूं भी कर सकते हैं, मैं समझ रहा हूं कि आपको क्यों गुस्सा चढ़ा हुआ है, लाओ मैं आपकी मदद कर रहा हूं। ये बहुत अच्छा तरीका है जवाब देने का। ये एक नेगेटिव फीडबैक है। इसके बदले कि आप पॉजिटिव फीडबैक दें और कहें कि आपको गुस्सा चढ़ा, लाओ मैं ज़्यादा गुस्सा करके दिखाता हूँ। जब आप ऐसे करेंगे अपने दोस्तों के साथ, टीचर मैडम या प्रिंसिपल सर के साथ, तो ऑटोमेटिकली शांति आएगी, अमन शांति के साथ हम रहेंगे। कभी कभी कटाक्ष का सामना करना पड़ता है, तो सामने वाला कुछ ऐसा कह रहा है जिसके साथ वो आपको उकसाना चाहते हैं। इंग्लिश में वर्ड है रेज बेट, जो हम आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो अब कटाक्ष का जवाब अगर आप गुस्से में आके देंगे तो अगला और कटाक्ष करेगा, पॉजिटिव फीडबैक आएगा, पर इससे बीमारी बढ़ेगी। तो कटाक्ष आपको चाहे समझ भी आ रहा हो, हंस दें, प्रिटेंड करें कि आपको नहीं समझ आया। जैसे डॉक्टर पाटीदार ने कहा, मैं करनाल से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, हमारे यहाँ भैंसें बहुत हैं। तो एक हमारे एंडोक्रिनोलॉजी में एक डॉक्टर हैं जो मेरे को खूब सुई चुबाते थे। पहले मेरे को गुस्सा चढ़ता था, अंदर से दिखाता नहीं था। एक दिन अत हो गई तो मैंने बोल दिया, देखो डॉक्टर साहब, मैं तो ठहरा हरियाणा से, हम भैंस वाला स्टेट हैं, तो भैंस ने तो वहीं का वहीं रहना है सड़क पे, आप बाएं दाएं ओले, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके बाद उन्होंने मेरे को छेड़ना बंद कर दिया। तो यदि कोई आपको बुली करे, कोई कटाक्ष दिखाए या सरकाज़म दिखाए, आप भैंस वाले हार्मोन इस्तेमाल करें और हंस दें। ऐसे दिखाएं कि आपकी सेहत पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो आदमी आपको तंग करना बंद कर देगा। तो जब हम ये कम्युनिकेशन की साइंस समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि हमारे हार्मोन्स कभी पॉजिटिव फीडबैक दिखाते हैं, कभी नेगेटिव फीडबैक, कभी पैरेलल लूप में चलते हैं। तो इस चीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्कूल में और घर में, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं और अपनी जीवन शैली को ज़्यादा तंदुरुस्त। बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने। यानी ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काटता है। तो हार्मोन की इम्पोर्टेंस इतनी है, आज हमें जानकारी हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।